हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस? तो यूज ऑफ डायमेंशंस in solution of various problems in physics is called dimensional analysis. Means we are using this dimensional method, okay, in solution of the various problem. Okay, so today we are going to discuss that where we are using this मेथड। ओके, हम इसका डिस्कशन करेंगे। पहली जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट टू टू डिराइव रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये तो हमने थोड़े लेक्चर पहले भी ऐसा एक बार किया था, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा ही किया था। आपको मैं एक बात बोलूं कि 1 किलोग्राम है और 1000 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये जो रिलेशन डिराइव किया है, ठीक है, ये जो है सिस्टम, ये सिस्टम कौन सी है? एसआई सिस्टम है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है, ये ग्राम वाली सिस्टम, ये कौन सी सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम। और ये भी क्या है? मास। तो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम दोनों में से कुछ भी बोलो, वो तो सही है ना, सेम टू सेम ही है ना। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है। ओके, एंड जो मास्टर इक्वेशन हम हर बार यूज करेंगे, मास्टर इक्वेशन में बोलना चाहूंगा उसे, वो है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अच्छी तरीके से आप इसको दिमाग में बिठाइए। N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। मैंने ये जो 1 किलोग्राम लिखा ना बच्चों, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो ये जो 1 है वो है N1, मतलब कि पहली सिस्टम का नंबर। फिर ये जो किलोग्राम लिखा वो क्या है? U1 है। फिर N2 वो क्या है? दूसरी सिस्टम का नंबर। और U2 क्या है? दूसरी सिस्टम का यूनिट। इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। आइए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है ना। डिराइव रिलेशन बिटवीन CGS and SI system, sorry, SI unit, CGS and SI unit of force, ठीक है। और दिया है कि CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट है डाइन, ठीक। और SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज अ न्यूटन, ठीक है। तो इन न्यूटन और डाइन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हम आज इस मेथड का यूज करके डिराइव करने वाले हैं। और मास्टर इक्वेशन हमारे पास है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या डिस्कस किया? N1U1
इज इक्वल्स टू N2U2। क्या डिस्कस किया? N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। हर बार हम वही यूज करने वाले हैं, तो मैं पहले लिख देता हूं N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। इस पहली सिस्टम का मैं नाम रखता हूं SI और दूसरी सिस्टम का नाम रखता हूं CGS। ओके, जो पहली सिस्टम है उसमें N1 इज इक्वल टू, सोचो कि हम 1 न्यूटन ले लें, ठीक है, और U1 क्या है? तो ये ऐसा है ना, तो मतलब सॉरी 1 न्यूटन ना ले, मैं भूल गया कि 1 ही लिखना है हमें। क्यों? क्योंकि N1 तो सिर्फ नंबर ही है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, N इक्वल टू 1, और इधर में क्या लिख लूं, न्यूटन, ठीक है। और N2 हम फाइंड करेंगे, और U2 जो CGS का यूनिट है वो क्या है, डाइन। तो मैं ऐसा लिखता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 डाइन, ठीक। अभी N2 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, देखिए अगर हम इस फॉर्मूला से भी जाए तो भी N1, यहां पर हमें क्या करना होगा, U1 अपॉन U2, ठीक है। अभी U1, ये जो फोर्स है ना बच्चों, तो फोर्स में हमें तीन ऐसे हम ब्रैकेट बनाएंगे। ये ब्रैकेट है डायमेंशन के, किसके है ब्रैकेट, डायमेंशन के। पहला है किसका, मास का, दूसरा किसका है, लेंथ का, और तीसरा किसका है, टाइम का। तो ऊपर U1 वाला यूनिट रखेंगे, ठीक है। U1 में कौन सा यूनिट है बच्चों, किलोग्राम, और नीचे कौन सा यूनिट है, ग्राम। लेंथ में SI सिस्टम में कौन सा यूनिट है बच्चों, मीटर, और नीचे कौन सा यूनिट है, सेंटीमीटर। टाइम में क्या है, सेकंड, ठीक है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, M1L1T-2। तो यहाँ पर इसका पावर 1 रखेंगे, इसका पावर भी 1 रखेंगे, और इसका पावर क्या रखेंगे, 2, ठीक है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व कैसे करें, देखिए, इट इज वेरी सिंपल दैट N1 इज द 1, राइट। ओके फाइन, यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसल, और किलो का कितना होता है, 1000, और वो भी न्यूमरेटर में है, इसीलिए 1000⁻1, ठीक है। यहाँ पर मीटर मीटर कैंसल, और सेंटी का 10⁻² होता है बच्चों, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में आएगा तो कितना होगा, 10⁻², मतलब कि 100, ठीक। और सेकंड का ये कैंसल हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 2। So here 1000 and here 100. So what is the answer? 10⁵. What we got, N2 is equals to 10⁵. So what is the answer? Answer is that 1 Newton is equals to 10⁵ dyne. So we have derived this relation, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स का पहले क्या करना है, आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, M1L1T-2। फिर ऊपर एक यूनिट का सिस्टम, एक सिस्टम के यूनिट लिखिए, नीचे दूसरे यूनिट के सिस्टम लिखिए, एंड यू विल गेट आंसर। ओके, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। ये आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही आपको पता चलेगा। मैं एक एग्जांपल आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप लिखिए कि एनर्जी जो है उसमें SI और CGS में क्या रिलेशन है, ठीक है। मैं आपको बोल देता हूं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज। 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या है, 10⁻7 अर्ज। ओके, तो आपको ये 10⁻7 आ रहा है, वो आपको क्या करना है, टू प्रूव। ओके, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस है। तो एक यूज हमने देखा कि डायमेंशन का एक यूज क्या है, एक यूज है कि किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से अगर दूसरे यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं, वो हमने देखा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं दूसरे यूज की।
to check dimensional consistency या तो homogeneity. To check dimensional consistency या तो homogeneity. ठीक है, एक बात याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh दिया है, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं. तो आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी तरीके से आप भर दीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब क्या कि जो इसका डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन मैंने इस साइड लिखा, और ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी mgh जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखा, ठीक है ना, अगर दोनों सेम है बच्चों, मतलब कि डायमेंशन अगर आप चेक करते हो और आपको आंसर कैसा मिलता है, सेम, तभी आप ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे, that yes the equation is dimensionally consistent. ठीक है, या तो डायमेंशनली वैलिड. अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है. मतलब कि मैं अगर आपको बोलूं कि क्या, कि अगर आप ऐसा लिखो कि डायमेंशन ऑन LHS is not equals to dimension of RHS, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं that dimension of LHS and dimension of RHS are not equal, so the equation is dimensionally not valid. कैसा इक्वेशन है, डायमेंशनली नॉट वैलिड. आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन ये डायमेंशनली वैलिड है या डायमेंशनली इनवैलिड है. ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है जब आप चेक कर रहे हो कि डायमेंशनली वैलिड है या डायमेंशनली इनवैलिड है, उस टाइम पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको यही ध्यान में रखना है कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए. अगर वो डायमेंशन सेम नहीं है देन इक्वेशन इज इनवैलिड. ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ऐसा दिया है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh. ठीक है, और पूछा क्या है हमें, चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी. हमें क्या चेक करना है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी. ओके, तो फिर बहुत इजी तरीका है बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी अगर हमें चेक करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखने होंगे. तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन. लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मतलब कि डायमेंशन ऑफ हाफ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ m मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ v². हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब कि वहां पर हाफ मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया है, या फिर कोई और मल्टीप्लाई किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर मास का डायमेंशन क्या होता है, m1. फिर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1t-1 और उसका स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द आंसर, m1 L2 t-2. Okay, so this is the dimension of LHS. RHS की बात करते हैं. RHS में क्या है, so mgh है तो डायमेंशन ऑफ m मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ g मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ h. मैं आपको बोल दूं m है वो मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m1. ठीक, अभी g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कोई भी फोर्स हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, सॉरी नॉट फॉर्मूला, यूनिट. सो L1t-2 and height is the length, so what is its dimension,
L1. So if we add it, so what we get? M1, ठीक है ना, L का 2 है तो L2 T माइनस 2। तो यहां पर देखिए डायमेंशन ऑफ LHS इज सेम एज डायमेंशन ऑफ RHS। दोनों के डायमेंशन सेम हो गए कि नहीं? हाँ, डायमेंशन सेम हो गए, इसलिए हम क्या बोलेंगे that yes, given equation is dimensionally कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, या तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। अगर ऐसा नहीं होता तो डायमेंशन वैलिड नहीं होता। बच्चों मैं आपको एक ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा है कि 1/3 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh होता, तो भी इसमें भी अगर हम चेक करते तो हमें भी ऐसा क्या मिलता? हमें डायमेंशनली वैलिड, ठीक है। लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/3 mv स्क्वायर नहीं है, 1/2 mv स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन हमें पता चले, हमें लिमिटेशन यहाँ पर सामने आई। क्या लिमिटेशन सामने आई? कि यहाँ पर हम डायमेंशनली वैलिडिटी चेक तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली वैलिड है ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो ये जो 2 पॉइंट में लिख रहा हूं, ये आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। ऑल डायमेंशनली वैलिड इक्वेशंस, all dimensionally valid equations are need not to be physically valid। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यहां पर हमने देखा ये 1/3 है, ये फिजिकल 1/3 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ये फिजिकली वैलिड नहीं है बट डायमेंशनली वैलिड है। तो ये पता चल गया कि डायमेंशनली वैलिड है तो फिजिकली वैलिड होगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट ऑल physically valid equation, but all physically valid equations are always, अच्छी तरीके से याद रखिए, always डायमेंशनली वैलिड। अगर फिजिकली वैलिड है तो डायमेंशनली भी कैसे होंगे? वैलिड होंगे, ठीक है। तो ये हमने दूसरी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। आइए अब हम तीसरी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डायमेंशन का यूज तीसरी एप्लीकेशन कहां पर है, ठीक है ना। तो ये है टू डिराइव relation among physical quantities, ठीक है। टू डिराइव रिलेशन अमोंग फिजिकल क्वांटिटी, इसमें इसका यूज होता है। तो बच्चों कैसे यूज होता है, आइए देखते हैं। देखिए हमें पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका हमें ऐसा पता है कि 2π√L/g। अभी तो ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन जब पहली बार साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तब ऐसा पता नहीं, तब ऐसा कुछ पता था कि टी है जो टाइम पीरियड, टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है ना। टी है वो एल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस तरह डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता कि टी प्रोपोर्शनल टू एल है, टी प्रोपोर्शनल टू 1/L है, टी प्रोपोर्शनल टू √L है, टी प्रोपोर्शनल टू L² है, क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। उस तरह ऐसा भी पता चला गया, ऐसा भी पता चला कि टी प्रोपोर्शनल टू जी भी है, मतलब कि किस तरह उसके साथ रिलेशन में है ये हमें पता नहीं है। तो टी का एल और जी के साथ कैसे रिलेशन डिफाइन किया जाए ये हमें
किसने बताया? डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, बाय डायमेंशनल एनालिसिस we will derive relation between, किसके बीच में हम रिलेशन डिराइव करेंगे? टी, एल एंड जी। ठीक है, तो पहले अच्छी तरीके से इस डेरिवेशन को देख लीजिए। हमें पता नहीं है किस तरह ये डिपेंडेंट है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? लेट टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए जी रेज टू बी, ऐसा लिख देंगे। इसका कोई पावर ए और इसका कोई पावर बी। अभी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? के एल रेज टू ए जी रेज टू बी। ठीक, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर ए क्या है? के, सॉरी, के इज डायमेंशनलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायमेंशन वाला है तो फिर ये मेथड फेल। ये अगर के अगर डायमेंशन वाला है तो ये मेथड फेल। के की वैल्यू भी हमें अगर पता लगानी है तो भी ये मेथड फेल। ओके, के की वैल्यू तो पता लगाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस टाइम पर आपको के की वैल्यू दी जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? सो के क्या है? डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भैया के का डायमेंशन कितना है? m0 l0 t0। हम सभी के डायमेंशन यहाँ पर लिख देंगे। t टाइम है ना, तो टाइम का डायमेंशन कितना होगा? t1। या तो ऐसा भी लिख सकते हो m0 l0 t1, सॉरी। ठीक, फिर एल क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? m0 l1 t0। अच्छी तरीके से आप देखिए। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ जी? m0 l1 t-2। तो यहां पर हमें इन सब के डायमेंशन के बारे में पता चल गया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? तो ऊपर जो आपको इक्वेशन दिया है ना, उसमें सबकी वैल्यू रिप्लेस करें। इक्वेशन क्या दिया है? एकदम शांति से जाएंगे, आप पर टेंशन मत लेना। पुटिंग डायमेंशंस ऑफ all quantities in equation 1 we get। तो यहाँ पर हम अगर t का डायमेंशन रखते हैं, इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है ना, तो t का डायमेंशन रखते हैं, तो t का डायमेंशन क्या रखेंगे? m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू, अभी बच्चों k का डायमेंशन m0 l0 t0। ये तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। l का डायमेंशन m0 l1 t0 और उसका पावर क्या करना है हमें? a। अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए l का पावर a था ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने a का पावर क्या कर दिया? a। अभी g, तो m0 l1 t-2 और उसका पावर कितना होगा? b। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो उसका इसका तो मैं नहीं लिखूंगा अभी। m इसका 0 इंटू ए, इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब क्या है? x रेज टू वाई है और उसके रेज टू z है, तो हम क्या बोल सकते हैं? x रेज टू वाई जेड। अच्छी तरीके से आप देखिए, तो 0 इंटू ए तो क्या हो जाएगा? 0। l 1 इंटू ए तो a हो जाएगा। t 0 इंटू ए तो क्या हो जाएगा? 0। फिर m यहाँ पर 0 इंटू बी तो क्या हो जाएगा? 0। l 1 इंटू बी तो क्या हो जाएगा?
बी, टी -2 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा -2b, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, m0 l0 t1। आगे बढ़े, ओके। अभी यहाँ पर देखिए आगे एक और प्रोसेस आएगी, क्या कि m का यहाँ पर 0 है और ये 0 है, तो 0 + 0, l का यहाँ पर क्या है a और यहाँ पर b है, तो क्या आएगा a + b, t का 0 + -2b, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या डायमेंशन आएगा, m0, l का डायमेंशन कितना है a + b और t का कितना है -2b, और यहाँ पर m0 l0 t1। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेज, अब बहुत सिंपल है, इक्वेटिंग dimensions of m, l and t we get। तो पहले m ले लेता हूं, बाद में l लूंगा और उसके बाद में t। यहां पर बच्चों देखिए m का डायमेंशन 0 है और यहां पर देखिए m का डायमेंशन 0 है, तो 0 = 0, सही बात है। l का डायमेंशन यहाँ पर क्या है 0 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर l का डायमेंशन क्या है a + b, कोई बात नहीं। t का डायमेंशन यहाँ पर क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर t का डायमेंशन क्या है -2b। हमें कैसे भी करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो -1/2 इज इक्वल टू b मिल गया। अगर -1/2 यहाँ पर रखे, 0 इज इक्वल्स टू a -1/2, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। हमारे पास वो इक्वेशन था, आप याद कीजिए, t इज इक्वल्स टू k l⁴a और g⁵b था। तो k l⁴ कितना रखेंगे हम 1/2 और g⁵ कितना रखेंगे -1/2। तो अच्छा, रेश्टो 1/2 का मतलब पता है, रूट क्या होता है, रूट। तो k यहाँ पर आएगा √l और ये -1/2 है, इसलिए डिवीजन में जाएगा √g और t। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू k, यहाँ पर दोनों को कॉमन रूट लिख सकते हैं l/g। ये हो गया रिलेशन, ओके। अभी अगर हमें पता है k इज इक्वल्स टू 2π, कैसे, एक्सपेरिमेंटली बच्चों, कैसे, एक्सपेरिमेंटली अगर हमें पता है तो फिर हम क्या रख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 2π √l/g। समझ में आ गया ना, ओके। तो इस तरह हम डायमेंशन एनालिसिस मेथड का यूज कर सकते हैं डेरिवेशन के लिए, ठीक है ना। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, कैन नॉट कांट कैलकुलेट के, मतलब कि k की वैल्यू इससे नहीं पता चलती, ठीक है ना। फिर k शुड बी डायमेंशनलेस, k कैसा होना चाहिए बच्चों, डायमेंशनलेस, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, वी कांट अप्लाई दिस मेथड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, f इज इक्वल्स टू gm1m2/r²। इसमें ये g जो है उसका डायमेंशन है, हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, m-1 l3 t-2। तो ये तो क्या है, g के पास तो डायमेंशन है, ओके। सो दिस कांस्टेंट इज हैविंग डायमेंशन, तो इसका डेरिवेशन वी कांट डिराइव
this relation यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया ना आपको? कहने का मतलब क्या है कि अगर k है उसके पास अगर डायमेंशन है तो फिर ये मेथड वहां पर हम नहीं लगा सकते। यहां पर उसकी ये जो क्या है लिमिटेशन आ गई है। ठीक है, एक और लिमिटेशन की बात करते हैं, इज दैट वी कांट अप्लाई दिस मेथड we can't apply this method to that equation which contain logarithmic, अच्छी तरीके से देखना, logarithmic, trigonometric and एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने पिछले लेक्चर में बात की बच्चों की, ये फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं? और एक और लिमिटेशन है, देखिए एक मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अगर 3 अननोन है तो हमारे पास 3 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन है और 3 इक्वेशन है तो हम उस अननोन को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स on more than 3 quantities, okay, then we cannot apply this method. We can't apply this method. ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 तक चलेगा। तो आज हमने डिस्कस की पूरी डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। इसके बेसिस पे जो सम्स है वो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए तो आपको अच्छी सी एक्सपर्टाइज इसमें आ जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं। H जो हीट एनर्जी है वो I, R और T पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, और आपको शायद पता भी होगा I²RT मतलब कि H इज इक्वल्स टू क्या है, I²RT जूल्स लॉ है, तो आपको ये रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, आप अपने तरीके से ट्राई कीजिए, जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। ठीक है, तो आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स या तो एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।